तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 43 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने डेफिनेशन बताई है शेयर्स एंड स्टॉक की। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो शेयर कैपिटल कंपनी की होती है उसके जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, मान के चलो कि जो शेयर कैपिटल हमारी होती है उसके टुकड़े जो हमने करे हैं उसको शेयर्स बोलते हैं। उसकी एक फेस उन सब शेयर्स की इंडिविजुअली एक फेस वैल्यू होती है और उनको हम शेयर्स बोलते हैं। एक सिंगल यूनिट को, स्मॉल यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं। और जब हम इन शेयर्स को मर्ज करके एक फ़ंड बना देते हैं उस फंड को हम स्टॉक बोलते हैं। यानी कि शेयर कैपिटल के जब हम स्मॉल यूनिट्स में उसको डिवाइड करते हैं, उस स्मॉल यूनिट की एक इंडिविजुअली फेस वैल्यू होती है, उस इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं। और जब हम कुछ शेयर्स को मर्ज कर देते हैं और एक सिंगल फंड बना देते हैं तो उस फंड को हम स्टॉक बोलते हैं। सेक्शन 43 में एक चीज़ और इन्होंने बताई है कि सेक्शन 43 केवल पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है और प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनीज के लिए वो अप्लाई नहीं करता। लेकिन एक एक्सेप्शन है प्राइवेट कंपनी के लिए कि अगर उन्होंने अब कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 एंड एनुअल रिटर्न्स सेक्शन 92 को फाइल करते टाइम अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 43। शेयर कैपिटल दो टाइप्स की होती हैं। पहला तो इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल फर्दर क्लासिफाइड होती है दो टाइप्स में। पहला तो ऑर्डिनरी वोटिंग राइट्स जिसको प्लेन वेनिला भी बोल सकते हैं। दूसरा डिफरेंशियल इक्विटी राइट्स या डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स जिसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे रूल 4 में इसी वीडियो में। इक्विटी शेयर्स का इन्होंने मीनिंग भी बताया है कि इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर का मतलब वही है कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। तो अब हम देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर की इन्होंने दो कंडीशंस बताई हैं। प्रेफरेंस शेयर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसकी दो कंडीशंस हैं और दोनों फुलफिल होंगी अगर तो ही उसको प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। पहली तो ये कि उनकी जो पेमेंट होगी डिविडेंड की, प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट होगी जब डिविडेंड की वो पहले होगी इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड के। इसका ये मतलब है कि जिस बंदे ने प्रेफरेंस शेयर्स ले रखे हैं, मान के चलो पर्सन ए ने प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं और पर्सन बी ने इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं, तो पर्सन ए का जो डिविडेंड होगा और डिविडेंड तो दोनों को ही मिलेंगे ए और बी को, तो पर्सन ए को पहले मिलेगा। समझ रहे हो? मान के चलो कि प्रॉफिट हमारा जो हुआ है वो 1 लाख का हुआ है मान के चलो कंपनी का, और 50,000 रुपीज उनको कंपनी को देने हैं, प्रेफरेंस शेयर को भी और इक्विटी शेयर्स को भी। तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट होगी, फिर जो अमाउंट बच जाएगा उसमें से इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड जाएगा अगर बचता है तो। प्रेफरेंस शेयर्स को पहले प्रेफर करा जाएगा। दूसरी इन्होंने ये कंडीशन बताई है कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंड अप के टाइम पे जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलेगा। सारे लोन्स वगैरह और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सब ख़त्म होने के बाद। इसका ये मतलब है कि मान के चलो आज की डेट में मेरी कंपनी है वो वाइंड अप हो रही है और आपने प्रेफरेंस शेयर्स ले रखा है, तो मैं पहले जो मेरे एसेट्स हैं उनको बेचूंगा, उनको बेचने के बाद जो मेरी लाइबिलिटीज़ है उनको ख़त्म करूंगा, फिर जो अमाउंट बच जाएगा पहले प्रेफरेंस शेयर्स को यानी कि आपको मिलेंगे। जब वो पैसा आपको मिल जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी वालों को मिलेगा। ये होता है इसका मतलब। ये दोनों कंडीशंस अगर दोनों ही फुलफिल हो रही हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर्स माने जाएंगे, वरना वो इक्विटी माने जाएंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि दे मे और मे नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट फॉर प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन। यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर जब वो उनका रिडीम कर रहे हैं वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, तो उनके पास एक ऑप्शन हो सकता है कि वो एट पार पे भी ले सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी, है ना? तो अगर ये वाला भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये रहेगी कि पहले से ही एमओए एंड एओए में, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स दोनों में वो पहले से ही लिखा हुआ होगा
कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम जो करेंगे वो प्रीमियम पे करेंगे। अगर वो होता है तो वो भी पॉसिबिलिटी है, इन्होंने ये बताया है। 2 पॉइंट इनके और आए हैं कि कैपिटल जो है हमारी उसको हम प्रेफरेंस कैपिटल भी कंसिडर कर सकते हैं, और कब-कब कर सकते हैं वो 2 पॉइंट आए हैं। पहला तो ये कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो ऑलरेडी मिल चुका है, उसको डिविडेंड के बाद अगर कोई और भी डिविडेंड मिल रहा है जो प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं है, जो इक्विटी शेयर्स का है, उसको भी हम प्रेफरेंस कैपिटल मानेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले हमने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे कर दिया, फिर हम पे जो अमाउंट बचता था उसको हम इक्विटी में ट्रांसफर करते थे, इक्विटी शेयर्स को हम देते थे। लेकिन उसमें से भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है, अगर उसमें से भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कुछ डिविडेंड ले रहे हैं तो उसको भी प्रेफरेंस कैपिटल माना जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट में बोला कि जैसे मान लो जब वाइंड अप हो रही है कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स को रीपेमेंट होगी कैपिटल की, वो हो गई। उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाती है कैपिटल। लेकिन जो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले का अमाउंट है कैपिटल का, अगर उसमें से भी प्रेफरेंस शेयर्स कुछ पार्ट ले रहे हैं होली या पार्शली, तो उसको भी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की ही कैपिटल मानेंगे, अगर वो इक्विटी में से भी ले रहा है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझ में आया? अगर कोई दिक्कत है कुछ है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अब हम आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स की हमने दो क्लासिफिकेशंस करी थी, एक तो ऑर्डिनरी वोटिंग राइट और दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की जो बात लिखी है वो रूल 4 में लिखी है। उसमें सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कंडीशंस कि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स कब कब हो सकते हैं, वो कंडीशंस बताई हैं। ये कंडीशंस केवल एप्लीकेबल है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में। तो अब कंडीशंस हम देखते हैं। पहली कंडीशन तो यही है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी को ऑथराइज करना है कि वो डिफरेंशियल राइट्स दे सकता है कि नहीं, या वो इशू कर भी सकता है कि नहीं। वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा हुआ होगा और वो ऑथराइज्ड होगा तो ही वो कंपनी इशू कर सकती है। दूसरा पॉइंट ये इन्होंने बताया है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको इशू करने से पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में, और अगर कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास होगा, लेकिन पोस्टल बैलेट के फॉर्म में, थ्रू पोस्टल बैलेट होगा वो। अगर लिस्टेड नहीं है, अदर कंपनीज हैं, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा जनरली मीटिंग में। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो वो थ्रू पोस्टल बैलेट होगा। उसके बाद आया ये वाला थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बताया है कि जो वोटिंग पावर है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की वोटिंग पावर टोटल वोटिंग पावर से 74% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि मान के चलिए हमारी टोटल वोटिंग पावर कंपनी की 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख वोटिंग पावर है टोटल, तो उसमें से 74% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टोटल वोटिंग राइट हमने बताई है 10 लाख, उसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी इंक्लूडेड होने चाहिए। यानी कि टोटल वोटिंग राइट्स इंक्लूडिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, उसका 74% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की वोटिंग पावर। अगर ये वाला पॉइंट समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम विद एग्जांपल अब आपको बता देंगे, एक प्रॉपर वीडियो बना लेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट तो ओमिटेड है। फिफ्थ पॉइंट ये बता रहा है कि इसमें यह है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम इशू कर रहे हैं या हमने सोचा है इशू करने की इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, उससे प्रिसीडिंग 3 ईयर्स, यानी कि अगर मैं 22-23 का फाइनेंशियल ईयर में मैं इशू करना चाह रहा हूँ तो उससे प्रिसीडिंग 3 ईयर्स, पहले वाले 3 ईयर्स तक कोई भी मैंने डिफ़ॉल्ट ना करा हो, कुछ भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करते टाइम या फिर एनुअल रिपोर्ट्स को फाइल करते टाइम, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। अभी जो है वो टाइम बहुत आएगा इम्पॉर्टेंट कि कौन 3 ईयर्स या 5 ईयर्स वाली बात आएगी, तो ये वाला 3 ईयर्स का है, ये इम्पॉर्टेंट है। 3 ईयर्स प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंपनी इज इशूइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स।
कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट में इन्होंने बताया है कि कोई भी सबसिस्टिंग डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी पेंडिंग डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। किन 3 केसेस में? पहला कि कोई भी डिक्लेयर्ड डिविडेंड है, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड कि वो पे करेगी और उस पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट करा है तो दिक्कत है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट, डिबेंचर्स या प्रेफ़रेंस शेयर्स, यानी कि कोई प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर्स या कुछ भी मैच्योर होता है तो उसकी रीपेमेंट हो गई हो, ड्यू हो गए हैं उसकी पेमेंट, कंपनी ने पे भी कर दिए हो, यानी कि रीपेमेंट हो गई हो, कोई डिफ़ॉल्ट ना हुआ हो। तीसरा पॉइंट कि कोई भी इंटरेस्ट अगर पेमेंट करनी है कंपनी को डिपॉजिट्स में, डिवेंचर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में, तो वो इंटरेस्ट भी गिवन हो, इंटरेस्ट में भी कोई डिफ़ॉल्ट ना करा हो, डिविडेंड में कोई इशू ना हो, कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, रीपेमेंट के टाइम कोई डिफ़ॉल्ट ना हो और इंटरेस्ट के टाइम पे कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। अगर ये 3 में इन्होंने कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा तो वो इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वो इशू कर सकते हैं कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट में इसने बताया है कि कंपनी ने किसी भी पेमेंट को, आगे जो 2 पॉइंट हैं उसकी पेमेंट को डिले ना करा हो। पहला तो डिविडेंड पे करते टाइम डिले ना करा हो। दूसरा कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या शेड्यूल्ड बैंक है या स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनमें अगर लोन ले रखा है कंपनी ने तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट को डिले ना करा हो तो सही है। अगर डिले करा है तो कंपनी को जल्दी से जल्दी उसको सही करना है और सही जिस टाइम कर दिया, जिस फाइनेंशियल ईयर में उसने सही करा ये डिफ़ॉल्ट अपना, उस फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद पेमेंट उसके बाद वो इशू कर सकता है। यानी कि अगर मैंने 2010 में डिफ़ॉल्ट करा है, मैंने लोन की पेमेंट जो है इंटरेस्ट वो डिले कर दी, है ना? 2010 में, और 11 में मैंने उसको करेक्ट करा, उसकी पेमेंट जो है मैंने पे करी, पेमेंट कर दी। तो यानी कि 11 के 5 इयर्स तक मैं इशू नहीं कर सकता इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स वाले। उसके 5 इयर्स के बाद ही मैं कर सकता हूँ अपना डिफ़ॉल्ट करेक्ट करने के 5 इयर्स के बाद। इस वाले जो 5 इयर्स वाली बात है इसमें सारे पॉइंट्स आ गए। एक तो डिविडेंड का डिले ना करा हो, लोन का पेमेंट का डिले ना करा हो, और कोई भी स्टैचुरी पेमेंट होती है जैसे पीएफ या ग्रेजुइटी जो हम बनाते हैं, जो हम टैक्स में पढ़ा है हमने, उसकी हमने पेमेंट में डिले ना करी हो, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं उसमें। अगर हमने डिले नहीं करे और अगर करे भी हैं तो उसको करेक्ट कर लिया है पिछले 5 साल के अंदर, और 5 साल बाद ही हम फिर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कंपनी को किसी ने भी पेनलाइज ना करा हो, कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज ना करा हो। दूसरा कि जो फॉलोइंग एक्ट्स हैं उन एक्ट के अंडर आके उसका कोई भी डिफॉल्ट ना पकड़ा गया हो। पहला तो सेबी, आरबीआई और एससीआरए और एफआईएमए, ये 4-5 एक्ट हैं। अगर इन एक्ट्स के अंडर वो डिफॉल्ट पकड़ी गई कंपनी तो भी वो नहीं कर सकती इशू। और कोई भी अगर ये 5 एक्ट और कोई भी स्पेसिफिक एक्ट अगर होता है तो वो नहीं कर सकता इशू, कंपनी इशू नहीं कर सकती। उसके बाद इसने बोला है कि कंटेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, हमको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी है, एक नोटिस देना है जनरल मीटिंग में, या तो जनरल मीटिंग में देना है या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू देना है। एक नोटिस देना है जिसमें पर्टिकुलर्स ऑफ इशू होने चाहिए, उसका साइज़, डिटेल्स, सारी चीज़ें होनी चाहिए डिफरेंशियल राइट्स की, है ना? नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला है कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है इक्विटी शेयर्स को। जो नॉर देखो, इक्विटी शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इस पॉइंट में ये बताया कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है ऑर्डिनरी वोटिंग राइट्स को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा, यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को हम ऑर्डिनरी वोटिंग राइट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ऑर्डिनरी को हम डिफरेंशियल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इस पॉइंट में इन्होंने ये बताया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इसने बोला है कि हमको जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में भी, जो भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स हैं, और उस बोर्ड मीटिंग में उसको बोर्ड जो बोर्ड रिपोर्ट जो होगी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस फाइनेंशियल ईयर में ही बताना पड़ेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स वो जब इशू हो रहे हैं उसी पीरियड में जो भी बोर्ड रिपोर्ट बनेगी उसमें स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इसने बोला है कि जो भी राइट्स ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स को मिल रहे हैं ना, वो सारे राइट्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स को भी मिलेंगे। यानी कि जैसे बोनस शेयर्स का राइट शेयर्स का, वो सब राइट्स को एंजॉय कर सकता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट में इसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 88 हमको एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना होता है जिसमें हम जो भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी डिटेल्स हम लिखते हैं। तो प्रेफरेंशियल राइट्स सॉरी तो जो इक्विटी राइट्स जो हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले, उनकी भी डिटेल्स इस रजिस्टर में आएगी। यानी कि जिन भी शेयर होल्डर्स को हमने इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स दिए हैं उन सब की डिटेल्स भी इस रजिस्टर में मेंटेन होगी अंडर सेक्शन 88।